नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। भाजपा कार्यकाल के पूर्व महापौर लगातार प्रेस वार्ता के माध्यम से विकास कार्य और अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं। भाजपा बता रही है कि विकास कार्यों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस पर तैयार की गई योजना के बारे में भी आगे की क्या रणनीति है, उस बारे में भी मीडिया से चर्चा कर रहे हैं। उसी के चलते आज भाजपा के पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे मीडिया से चर्चा की और अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को बताया। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को लेकर बीजेपी लगातार वार कर रही है। वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद बीजेपी के वार और तेज होते जा रहे हैं। साथ ही बीजेपी का कहना है कि अगर सही मायनों में संजय शुक्ला अपने आप को इंदौर का बेटा बताते हैं और इंदौर की जनता को अपने माता पिता बताते हैं तो वो इंदौर की जनता के लिए ऐसे ही काम कर सकते हैं। उसके लिए इतना प्रचार प्रसार करने की और महापौर बनने की क्या जरूरत है। बार बार कोरोना काल में किए गए कार्यों को संजय शुक्ला द्वारा बताया जा रहा है और उसी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। जब कोई चीज दान में की जाती है और सेवा भाव से की जाती है तो उसका इस तरह से प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। फटकार भी लगाई देखिए, A to Z कंपनी थी। मेरे कार्यकाल में मेरा उनसे एग्रीमेंट नहीं था। मेरे पहले उनके साथ एग्रीमेंट हुआ था 1 माह, और सारा कचरे का प्रबंधन वो देख रहे थे और इसलिए ये संभव नहीं था कि हम एक झटके के अंदर उनको हटा दें। बाकी मेरे रहने के बाद में मैंने उसको कंट्रोल किया और जो हाई कोर्ट में रिट्स लगी, क्योंकि हाई कोर्ट है कि कुछ बोलना नहीं, मैं अलग से जरूर बोल दूँगा आपको, तो उसमें मैंने भी जो कार्रवाई की वो भी आपको मालूम होगी। मगर स्वच्छता वाले मामले में अब मैं कुछ उसके ऊपर फिगर से दूंगा तो ये बनेगा कि आप वो कर रहा है इसलिए वो सार्वजनिक में बोलना ठीक है। मगर स्वच्छता की शुरुआत मेरे कार्यकाल से, ठीक है ना। क्लास मार्केट जैसे स्थान के ऊपर मैंने 1000 डंपर से ज़्यादा गाज उठवाई। 17 वार्ड ऐसे थे कि जिसमें से ट्रकों से मैंने कचरा उठवाया। आपको सारी मैं दर्ज और संख्या दे सकता हूँ, मगर आपस में इसलिए मैं कुछ उसके बारे में बोलूँ वो अच्छा नहीं, इसलिए मैं अपने ही कार्यकाल तक सीमित हूँ। नर्मदा का इतना महंगा पानी आने के बाद में भी वो हमारी सीवरेज लाइन ठीक न होने के कारण प्रदूषित हो जाता था और इसलिए लगभग प्राइमरी सीवरेज लाइन मैंने डाली और जो बस्तियों के अंदर सीवरेज की आवश्यकता थी वो सेकेंडरी सीवरेज लाइन डाली। और इसके साथ में ये आपको ध्यान होगा कि 1990 में ODA प्रोजेक्ट के अंतर्गत IDA ने बस्तियों के अंदर सीवरेज लाइन डालने का काम किया, किंतु वो सब खत्म हो गई थी। तो मैंने उसका सर्वे करवाया कि आखिरकार क्या कारण है कि ये सीवरेज काम नहीं कर रहा। तो ये ध्यान में आया कि उसको डालते समय एक जो बड़ी चूक हुई थी कि सारी लाइनें 6 इंची की डाली गई। मैंने अपने नगब के ही 2 इंजीनियरों से, एक हमारे जैनसा और दूसरे विनोद, इनसे मैंने पूरा सर्वे करवाया। तो ये ध्यान में आया कि अगर हम मेन लाइनें बदल दें तो ये सीवरेज सिस्टम जिंदा हो जाएगा और उसके कारण लगभग 150 बस्तियों के अंदर जो सीवरेज सिस्टम खत्म हो गया था उसको उस माध्यम से जिंदा करने का काम भी मेरे कार्यकाल में मैंने किया। और इस प्रकार एक सीवरेज की जो बहुत बड़ी समस्या थी उससे काफ़ी हद तक निजात उन 5 वर्षों के कार्यकाल में मिला। दूसरा, इंदौर जिस बात के लिए प्रसिद्ध था और जिसके कारण लोग आने के लिए यहाँ लालायित रहते थे वो था यहाँ का जलवायु। किंतु आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान आएगा कि इंदौर में जो टेम्परेचर वो 44-45 डिग्री तक पहुँचने लगा और इसलिए ये टेम्परेचर हमारा 40 डिग्री के आसपास रहना चाहिए। वैसे पूर्व समय में जो कहा जाता था कि सुबह मालवा, उस समय में भी 37-38 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे रहता था। तो मैंने इसलिए सारे तालाबों को जिंदा करने का काम किया। जहाँ पे उसका पानी आने का सोर्स खत्म हो गया था उसको साफ किया, चाहे वो सिरपुर वाला हो चाहे बिलावली वाला हो।
और आज हम देखें कि सारे के सारे तालाब जिंदा हैं। नगर निगम से जो हमने हार्वेस्टिंग की, वो छोटे छोटे ऐसे हर साल करना और ख़त्म होना है वो नहीं किए। तो मैंने जो हार्वेस्टिंग यहाँ पे सर्वे करवाया, सर्वे करने के बाद में हार्वेस्टिंग की, और जो रेड अलर्ट जोन के अंदर इंदौर आता था उद्योग लगाने के लिए, तो उनकी धारणा ये बनी कि उद्योग स्थापित करने के लिए आज हिंदुस्तान के अंदर इंदौर सबसे अच्छा शहर है। और इसलिए मेरा जो कार्य करने का मन बना, उसमें ये प्रमुखता से बना कि इंदौर का इंफ्रास्ट्रक्चर ये डेवलप होना चाहिए। और इसलिए 2009 से 2014 के बीच में मैंने पहला काम इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का किया। उसमें सड़कों को प्राथमिकता दी, और आप सब जानते हैं कि मैंने लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से फीडर रोड का निर्माण किया, और मेन रोड के ऊपर आदमी को आने की आवश्यकता कम पड़े, और इसलिए 31 करोड़ की लागत से ये लिंक रोड बनाए कि आवश्यकता हो उतना वो मेन रोड के ऊपर जाए, बाकी लिंक रोड के ऊपर जाए। 82 करोड़ की लागत से मैंने जोनल के अंदर आने वाली रोड से बनाई, और इंदौर के अंदर 499 बस्तियाँ हैं। जब मैंने उनका भ्रमण किया तो वास्तव में वो बहुत खराब जीवन जी रहे थे। तो 72 करोड़ रुपए की लागत से मैंने इन 419 बस्तियों के 99 बस्तियों के अंदर रोड्स बनाई। वहाँ रोड्स बनाई, पीने की पानी की व्यवस्था की, लाइट दी और सीवरेज लाइन डाली। और इस प्रकार हम देखें कि रोड्स के बारे में हम काफ़ी अच्छी स्थिति में उन 5 वर्षों में लाने का मैंने प्रयास किया। लगभग 22 करोड़ की लागत से जो पुराने डामरीकृत रोड थे, क्योंकि मैंने कोई डामरीकरण वाला रोड नहीं बनाया, किंतु जो डामरीकरण के रोड थे उनका डामरीकरण करके ठीक करने वाली बात, उसमें भी लगभग 22 करोड़ रुपये मेरे कार्यकाल में मैंने खर्च किया। वैसे ही जो दूसरी आवश्यकता थी कि इंदौर के अंदर पुल पुलियों की बड़ी दिक्कत थी, तो मेरे कार्यकाल में मैंने 5 वर्ष के अंदर लगभग 112 करोड़ रुपए के छोटे से लगा के बड़े तक पुल बनाए। और इसके साथ में जो 3 इमली वाला पुल है, ये 38 करोड़ की लागत का मैंने मध्य प्रदेश शासन से स्वीकृत कर दिया, और PWD ने उसको बनाया। रोड्स के बारे में भी और पुल के बारे में भी इस प्रकार से काम किया ताकि आवागमन सुगम हो सके। के अंदर बोलने का ही सबको अधिकार है, और मैं शायद उस समय प्रेस से भी कहता रहा कि देखिए, मैं जो काम कर रहा हूँ इस काम को जनता देख रही है। और आज मेरे को प्रसन्नता है कि आज भी 7 वर्ष के बाद में मैं किसी भी क्षेत्र के अंदर जाता हूँ, लोग मेरे को गिनाते हैं कि ये काम आपने करवाया है। जिस आदर सम्मान के साथ में मुझे देखते हैं, मैं निश्चित रूप से उनका आभारी हूँ। और इसलिए आरोप प्रत्यारोप तो अब रहते हैं, क्या किया जाए उसमें, उसको खंडन मंडन करने में। आपने एक बात और जान ली, कभी भी प्रेस ने भी मेरे खिलाफ कुछ लिखा तो मैंने कभी उससे पूछा नहीं कि तुमने क्यों लिखा। देखिए, फैलाने की सीमा ये कोई तय नहीं कर सकता, ठीक है। और अब वो शिवसेना तो है नहीं कि कह रहे हैं कि बिहारी लोग नहीं रह सकते, जो आएगा उसके लिए दरबार को। सवाल ये कि उसके अनुकूल हमारी अधोसंरचना विकसित होना चाहिए। और इसलिए आपको ये भी ध्यान में होगा, उस बात को ध्यान में रखते हुए जब मैंने 29 पंचायतों को मिलाने का प्रस्ताव, क्योंकि जिस तेजी के साथ में इंदौर बढ़ रहा है, हम आगे उन बातों को करने के लिए मैं लगातार मुख्यमंत्री जी से बातचीत करता हूँ। तो उसके विस्तार के लिए सीमा वृद्धि ये आवश्यक थी, और उसको अगर आज भी हम आगे उसको डेवलप करेंगे तो डेवलप करेंगे। और इसलिए अभी आपको अगर ध्यान हो तो पिछली बार कलेक्ट्रेट के अंदर एक बैठक थी, तो मैंने कुछ उद्योगों के लिए जोन हमने बाहर बनाना चाहिए, उनको शिफ्ट करना चाहिए। आज अगर मान लो कि हमारी मंडी शिफ्ट होती है, कितना बड़ा परिसर एक कॉम्प्लेक्स के रूप में मिलेगा। ये
जो जनसंख्या आ रही है, उद्योगों के अंदर बढ़ रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता। उसकी व्यवस्था करने की बात ये सरकार ने और निगम ने की। 29 गाँव को मिलाया था, तो आप उसका वो देख सकते हो। उसके लिए मैंने बजट का आवंटन ताकि वहाँ तो वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और इसलिए क्या है कि बढ़ने से आप नहीं रोक सकते, ये है कि उसकी आवश्यकता के अनुसार आपको अगर सर वही समझना चाह रहा हूँ, सही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप डेवलप करें, तो 29 गाँव अभी तक जुड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? वहाँ पे काम क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? सरकार आपकी रही है जब से आपकी बात कही नहीं, एकदम जुड़ नहीं पा रहे ऐसा भी नहीं है। आखिरकार वहाँ पे आप देखें कि जितना कंस्ट्रक्शन और जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो जोड़ने की लक्षण है। अब हमारी आवश्यकता यह है कि जोड़ने के लिए कि जैसा मैंने कहा कि इनको उद्योगों को कुछ बातों को वहाँ सरकारी लेवल के ऊपर शिफ्ट करना होगा। मेरा ऐसा कहना है कि संजय शुक्ला जी से जाके 2 बात पूछ लीजिए। जैसा कि कल ये चर्चा में आया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में जब वो पार्षद थे तब वो कितनी बार आए मीटिंग्स में अटेंड करने के लिए और क्या उपस्थिति रही उनकी, एक। दूसरा, जब तक वो विधायक रहे उन्होंने ऐसा कौन सा अनोखा काम कर दिया अपने क्षेत्र में, पहले तो हम वो जानना चाहेंगे। जो वो बोरवेल की चर्चा कर रहे हैं वो भी सब फर्जीवाड़ा है, वो भी हम सब जानते हैं। आज अपने खर्चे की चर्चा करने की बात आ रही है। मैं हर बार ये बात कहना चाह रही हूँ कि जो व्यक्ति बार बार अपने दान की बात को विज्ञापित कर रहा हो, तो वो व्यक्ति मुझे लगता है कि सही मायने में सही इसलिए नहीं है क्योंकि जो दानदाता होता है, जो दान करता है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक हाथ यदि दान दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो अपने दान का विज्ञापन करके सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं। हम में से जितने हैं सब ने उस कार्यकाल में, जो एक कोविड का काल था, सब ने अपने अपना योगदान दिया और बहुत सारी सेवा करी, लेकिन किसी ने आज तक उसके बारे में विज्ञापन नहीं दिया और वाहवाही लूटने की चर्चा नहीं करी। बहुत लोगों ने बहुत कुछ काम करा। अगर उन्होंने काम करा है और उसके बारे में दान भी दिया है, तो उसका विज्ञापन किस बात का, किस पे एहसान करा है? क्या इसका मतलब वो वापस उस दान को लेना चाहते, उसको भुनाना चाहते, उसके बारे में बार बार ये कह के अपने आप को बहुत महिमा मंडित करना चाहते, क्या करना चाहते? टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।